वेलकम टू सनराइज जेडएस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। और चैप्टर जो शुरू होगा वो हिंदी मीडियम का शुरू होगा। बच्चों की डिमांड है कि चैप्टर नंबर 4 करा दीजिए सर, तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। चलिए देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में हम 10th क्लास के क्या करने वाले हैं। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें चैप्टर का नाम है बेटा हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हमें यह बात समझना जरूरी है कि जो हमारी द्विघात समीकरण होंगी, वो किस रूप की होती है, उसकी प्रिंसिपल फॉर्म क्या होती है। तो एक द्विघात समीकरण की प्रिंसिपल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। जब भी आपको कहीं किसी क्वेश्चन में इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे तो समझ जाना वो क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण से, या जो हमें इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन हमारी द्विघात समीकरण की है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे आपको ऐसे मिलता है 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। कैसे पहचानोगे? एक द्विघात समीकरण की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है वेरिएबल के ऊपर, यानी कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। x की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। और द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 ये दर्शाता है कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ये द्विघात समीकरण दी गई। एक बात क्लियर होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपको इक्वेशन मिली ऐसे कि x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, तो ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। रीजन? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि हमारे पास जो चर है x क्या है? एक चर है। x क्या है? एक चर राशि। तो जो x की हाईएस्ट पावर होगी, जो चर राशि की हाईएस्ट पावर होगी, अगर वो 2 है तो ये समझ जाओ कि वो जो हमें इक्वेशन दी गई है वो एक द्विघात समीकरण दी गई है। एक बात क्लियर होगी। किस रूप की होगी? वो इस रूप की होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होती। अब समझो a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती, इस चीज को समझेंगे। यदि बेटा इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में a की वैल्यू 0 हो जाती तो यहां पे 0 रखने पे x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, x की इंटू में 0 करते तो ये सब क्या बन जाता? 0। और बचता क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और हमने क्या सीखा कि द्विघात समीकरण वो जिसमें वेरिएबल की मतलब चर राशि की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। तो यहां से a की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी, क्या वो फिर द्विघात बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि जब a की इंटू एक्स स्क्वायर में होगी तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? खत्म। तो बचेगी क्या? bx प्लस सी बचेगा। और bx प्लस सी एक कैसी फॉर्म है? एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। आगे बात समझ में आपको? यानी कि ये एक रेखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? रेखिक समीकरण। अब इसे रेखिक समीकरण क्यों पढ़ रहे हैं? जो रेखिक समीकरण होता है उसमें जो चर राशि होती है उसमें हाईएस्ट पावर ही 1 होती है। तो यहां x की पावर कितनी है? 1। तो जहां आपको चर राशि पे पावर 1 मिले तो समझ जाओ वो दिया हुआ है रेखिक समीकरण। ठीक है, तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे हैं द्विघात। तो द्विघात समीकरण को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन, ताकि हमारा क्लियर हो जाए। तो हमने एक बात तो ये सीखी कि द्विघात समीकरण में कभी भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में a की वैल्यू 0 नहीं होगी। दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि इसमें जो हमारे पास में मूल होते हैं जिन्हें हम शून्यक पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे? शून्यक। उन्हें कहीं कहीं हम मूल भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मूल। तो मूल आए आपके क्वेश्चन में या शून्यक आए, दोनों की बात एक ही होगी। चाहे मूल आ जाए चाहे शून्यक आ जाए, दोनों की बात एक ही होगी। इसमें जो शून्यकों की संख्या होती है वो होती है बेटा 2, जिसमें से पहली होगी अल्फा, दूसरी होगी बीटा। इसके जो दो मान आएंगे, जो द्विघात समीकरण होगी, जो भी द्विघात समीकरण होगी, उस द्विघात समीकरण में जो x की वैल्यू आएंगी वे 2 आएंगी। कितनी आएंगी? 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसमें से x की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास? 2 आएंगी। अगर पावर 3 होंगी तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? 3 आएंगी। पावर 4 होंगी तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? 4 आएंगी। तो यहां x की पावर कितनी है? 2। और द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की? 2। तो द्विघात समीकरण में जो x की वैल्यू आएंगी 2, उसे एक को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से और दूसरी को करेंगे बीटा से। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा? एक बात। तो इसके शून्यक कितने होंगे हमारे? 2 होंगे जी। शून्यक कितने होंगे हमारे? 2 शून्यक होंगे। पहला शून्यक अल्फा होगा और दूसरा शून्यक बीटा होगा। इतनी बात आप समझ गए? आगे चलो। अब इन शून्यकों में कुछ तो होगा बेटा शून्यकों का योग। क्या होगा? शून्यकों का योग। यदि हम इन दोनों शून्यकों को जोड़कर देखते हैं, क्या करते हैं? जोड़कर देखते हैं, तो यहां से एक कंडीशन बनती है -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल होगी -b/a के। और b कहां से मिलेगा? x के इंटू से। और a कहां से मिलेगा? x स्क्वायर के इंटू से। मतलब x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो a की वैल्यू होगी, x का जो भी गुणांक होगा वो b की वैल्यू होगी, और जो भी कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है? 5। तो समझो a की वैल्यू कितनी है? 5। x का गुणांक कितना दिया है? 3। तो समझो b की वैल्यू कितनी है? 3। और कांस्टेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 9। तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे c से, तो ये हो जाएगा c = 9। क्योंकि मैंने बताया द्विघात समीकरण की जो प्रिंसिपल फॉर्म है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? a। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5। तो मतलब कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या बनी? 5। और कंपेयर करने पे b की वैल्यू कितनी बनी? 3। और कंपेयर करने पे c की वैल्यू कितनी बनी? 9। जो कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू होगी, जो x का गुणांक होगा वो b की वैल्यू होगी, और जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो a की वैल्यू होगी। एनी डाउट? आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। अभी हमने इन दोनों का क्या किया है? योग। अब करते हैं इनकी गुणा। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ये होगा बेटा c/a। क्या होगा? c/a। c क्या होगा? जो भी कांस्टेंट, जैसे यहां पे हमें कांस्टेंट क्या मिला? 9। a क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर के इंटू में होगा वही हमारा किसका मान होगा? a का मान होगा। आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। अब आगे देखते हैं। यदि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाती है, यदि दो शून्यक अल्फा व बीटा ज्ञात हैं, हमें पहले से ही पता है कि अल्फा और बीटा दे रखे हमें, वो अदरवाइज कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, और हमसे कहे कि द्विघात समीकरण बताओ क्या होगी, द्विघात समीकरण क्या होगी, तो कैसे बताएंगे हम? फिर कैसे बताएंगे? यदि हमें
किसी द्विघात समीकरण के शून्यक पहले ही दे दिए, किसी द्विघात समीकरण के शून्यक पहले ही दे दिए, जैसे यहां दिए, ये क्या है, द्विघात समीकरण के शून्यक है अल्फा और बीटा, ये हमें ऑलरेडी पहले ही ज्ञात है। तब द्विघात समीकरण पूछे यदि हमसे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम द्विघात समीकरण बनाने में, यदि हमें पहले से ही वो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देता है तब। इसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल कैसे समझते हैं, देखो ध्यान से। सपोज दैट आपसे कहा कि दो शून्यक किसी द्विघात समीकरण के दो शून्यक 3 और 5 हैं, तब द्विघात समीकरण ज्ञात करो, समीकरण ज्ञात करो। आपसे कहा कोई द्विघात समीकरण है, उसके दो शून्यक, एक 3 है एक 5 है, तो वो द्विघात समीकरण क्या है उसे हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो इसने अल्फा का मान कितना दिया 3 और बीटा का मान कितना दिया 5, क्योंकि हमने ये बात कही है जो भी द्विघात समीकरण होगी उसमें उसका पहला जो शून्यक होगा वो अल्फा होगा और दूसरा शून्यक क्या होगा, बीटा होगा। तो हमने पहले शून्यक को रखा अल्फा और दूसरे शून्यक को रखो बीटा, तो अल्फा की और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द्विघात समीकरण। हमें क्या चाहिए, द्विघात समीकरण। तो यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए हमने फॉर्मूला लिखा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू कितना आया 0। आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 कितना हो गया 8x प्लस 5 तिया 15 और बराबर में कितना हमारे पास 0। तो यही क्या आ गई, वो द्विघात समीकरण आ गई जिसके शून्यक 3 और 5 हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात आती है इसमें, यदि कोई द्विघात समीकरण हमें दे दी जाती है और उसके शून्यक ज्ञात करवाता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल हम यही ले लेते हैं। सपोज दैट ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 बराबर 0 और यहां से हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, हम शून्यक ज्ञात करते हैं, ये जो लास्ट में 15 दिया गया है, इस 15 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके 8 आ जाए। तो आप बता सकते हैं 15 के ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे, दो गुणनखंड क्या होंगे जिनकी मल्टीप्लाई यानी कि गुना करने पे तो हमें 15 प्राप्त हो और यदि उन दोनों को जोड़ दें तो 8 प्राप्त हो। तो 15 के ऐसे दो फैक्टर होंगे 5 और 3। क्या होंगे, 5 और 3। अगर हम गुना करेंगे तो 15 मिलेगा और जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब लिखेंगे कैसे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 3 एक्स प्लस 15 बराबर के 0। यहां आया एक्स स्क्वायर माइनस 5 की एक्स में गुना करेंगे 5x, 3 की एक्स में गुना करेंगे माइनस के 3x, क्योंकि बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। माइनस की गुना 5 के साथ गई माइनस 5x, माइनस की गुना 3 के साथ गई माइनस 3x और प्लस में कितना है हमारे पास 15 बराबर में क्या है 0। अब देखो यहां से हम देखेंगे, यहां कॉमन क्या आ रहा है हमारा, यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास x।
तो क्या बचा x माइनस के 5, क्योंकि x तो यहां से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो x की घात कितनी थी, यहाँ पे 2 थी, तो x की घात 2 थी, एक x बाहर आ गया तो क्या बचा, एक x ही तो बचा, और एक x यहाँ पे था वही बाहर आ गया तो क्या बचा, 5 बचा। अब देखो बेटा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है 3, तो क्या बचेगा, x माइनस के 5 बराबर में क्या बचा, 0। अब माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमने जो कॉमन लिया वो माइनस के 3 लिया। अब जब माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, x माइनस के 5, क्या बचता है, x माइनस 3 बचता है, बराबर में कितना, 0। x माइनस 5 कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस के 3। अब जब ये दो गुणनखंड हमें मिल जाएंगे, इसे करेंगे हम यदि, क्या करेंगे, यदि x माइनस 5 0 के इक्वल है तो x बराबर कितना होगा, 5 होगा, और यदि x माइनस 3 0 के इक्वल है तो x बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो यहां से हमें वे दो शून्यक मिल जाएंगे जो हमसे इस द्विघात समीकरण से वो हमें निकलवाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में हम केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं, दो चीजें और पढ़ेंगे इसमें हम, दो चीजें कौन सी पढ़ने वाले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे हम इसमें, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये चीजें मैं साइड में कर लेता हूं। कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, यदि हमारे पास में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 कोई द्विघात समीकरण दी गई है, तो हमसे इसके मूलों का अस्तित्व पूछा जा सकता है कि इसके मूल कैसे होंगे। अस्तित्व का मतलब क्या, अस्तित्व में हमारे 10th क्लास के सिलेबस में केवल 3 चीजें आएंगी। नंबर 1, या तो मूल बराबर होंगे, या मूल वास्तविक होंगे, या मूल काल्पनिक होंगे। 3 चीजों पे हम ध्यान देंगे बस। अब किस किस स्थिति से होंगे, यहाँ ए बी सी हमें पता है, एक्स स्क्वायर के इंटू में ए मिलेगा, एक्स के इंटू में बी मिलेगा, और कांस्टेंट क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे डी, जिसे बोलते हैं हम विविक्त कर, क्या बोलते हैं, विविक्त कर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्लियर है यहां तक, डी होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसे विविक्त कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविक्त कर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है, तो इस स्थिति में इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। अगर 0 आ जाता है तब द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, कि मूल का मतलब आप समझ गए, मैं शून्य की बात कर रहा हूं बेटा, शून्य बराबर होंगे, बराबर होंगे। बराबर कैसे, मतलब जो इसके कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक आएंगे, एक शून्यक अल्फा होगा, दूसरा बीटा। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 बन जाती है, तो उस स्थिति में अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो वैल्यू अल्फा की आएगी वही वैल्यू बीटा की आएगी। क्लियर है यहां तक। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है, जी 0 से बड़ा आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो इस स्थिति में जो इस द्विघात समीकरण के शून्यक, जिन्हें हम मूल पढ़ रहे हैं, शून्यक, शून्यक वो कैसे होंगे, वो होंगे वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब बात समझो, वास्तविक स्थिति आती है हमारी, आगे की स्थिति आती है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
जीरो से छोटा आता है, तो मूल क्या होंगे? इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब जीरो से बड़ा था तो मूल क्या थे? वास्तविक थे। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा है तो मूल वास्तविक तो नहीं होंगे, तो हम यहां लिख देंगे मूल यानी कि शून्य वास्तविक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। अब वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? वो होंगे काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। कैसे होंगे? काल्पनिक यानी कि वो माइनस में आएंगे। क्या में आएंगे? माइनस में। कोई भी वैल्यू यदि जीरो से छोटी होगी तो वो कैसी वैल्यू होगी? माइनस में होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में काफी अच्छे तरीके से आ गई होगी और हम क्लास 4 के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में इन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है हमारे पास, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि जो दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब यहां बात समझने की ये है, हमारे पास में यहां 8 पार्ट दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में। कितने पार्ट दिए गए हैं? 8 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट है x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, पहला पार्ट क्या है हमारे पास? x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्वेश्चन में क्या कहा? जांच करके ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब मैंने आपको बताया है द्विघात समीकरण वही समीकरण होती है जिसमें x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि x की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो क्या यहाँ x की पावर 2 है? चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहां हमें सबसे पहले जरूरत पड़ी x प्लस 1 की पावर 2 की। तो हम इस एक्सरसाइज से पहले थोड़े से फॉर्मूलों को देख लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। एक बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b। a माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, मैंने साइड में लिख दिए हैं, आप इन्हें उन फॉर्मूलों के साथ कॉपी कर लेना। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर है बेटा x प्लस 1 की पावर 2, यानी कि फॉर्मूला तो बन गया ना, फॉर्मूला तो बन गया ना। a प्लस बी की पावर 2 का कौन सा फॉर्मूला बना? a प्लस बी की पावर 2 का कौन सा फॉर्मूला बना? यहाँ a प्लस बी की पावर 2 का। तो a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला होता क्या है? हमें पता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 1 है, अप्लाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। इक्वल का साइन है, बराबर का साइन लगाएंगे, 2 की इंटू करेंगे, 2x प्लस 2 3 जा कितने हो जाएंगे? 6। अब जो इधर है हमारे पास राइट हैंड साइड में, उन सारी टर्म को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2x, और ये 2 इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, और ये 6 इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, बराबर में क्या बचेगा? 0। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट जाएगा। ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा। 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं 6 में से 1 घटेगा बेटा, 6 में से 1 क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 6 किसका है? माइनस का, और 1 क्या है? प्लस का। तो माइनस 6 में 1 प्लस करेंगे, कितना बचेगा? माइनस के 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के
5 बराबर में कितना आया 0। अब बताओ जो यहाँ हमारा सॉल्यूशन आया है वो एक द्विघात है या नहीं है? कमेंट में बताओ जल्दी से, द्विघात है या नहीं है? बोल मत जाना, मैंने बताया था यदि किसी समीकरण पे घात 2 दिखे तो आप मान लेना कि ये द्विघात समीकरण है। तो इस पे घात 2 है या नहीं है? 2 है या नहीं है? तो इसका मतलब ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। एनी डाउट? एनी डाउट? क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहा, कॉपी आप साथों साथ कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में रिमोट ऐसा है मुझे आगे पीछे कभी भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड में क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 3 माइनस के x। सेकंड पार्ट इसने कहा बताओ यो एक द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 2x। इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस का या माइनस का? बोलो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस की माइनस में इंटू करेंगे क्या होगा? प्लस। माइनस की माइनस में इंटू करेंगे क्या होगा? प्लस होगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x। मैंने कहा ध्यान रखो जो भी राइट हैंड साइड में दे रखा उसे इधर फेंकना। कहाँ फेंकना? लेफ्ट हैंड साइड में। इधर से उठाना है फौरन फेंक देना है। कैसे फेंकेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, 6 को इधर फेंको चिन्ह बदलेगा, कितना आएगा? प्लस में। यहाँ प्लस के 2 है, इधर फेंकोगे किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे हुआ ये माइनस का 2x बराबर में क्या बचा? 0। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये 2x और ये 2x दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा? 2 और 2 4 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस में कितना है? 6 बराबर में कितना है? 0। बोलो द्विघात है या नहीं है? बोलो जल्दी कमेंट में बोलो द्विघात है या नहीं है? है तो लिख दो यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं? कमेंट में बताओ जल्दी से, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं? कमेंट भर के घेर दो बेटा क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं। आगे चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहा कि x माइनस के 2, x प्लस के 2, x प्लस के 1 बराबर है x माइनस के 1 और x प्लस के 3। बताना ये है जांच करके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सिंपल सा तरीका है, 9th क्लास में भी सीख के आए हैं आप दूसरे चैप्टर में। क्या आपने ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं की 9th में? की है ना? तो कर दो। ये भी सेम ऐसी कैलकुलेशन है, सॉल्व की है हमने, कर दो। कैसे की थी? ऐसे की थी, इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। तो सोच क्या रहे हो? कर दो, कॉपी पेंसिल उठाओ। x की मल्टीप्लाई जाएगी x प्लस 1 के साथ, उसके बाद क्या होगा? इस -2 की मल्टीप्लाई जाएगी x प्लस 1 के साथ। पहले x की मल्टीप्लाई जाएगी पूरे के साथ, फिर -2 की मल्टीप्लाई जाएगी इस पूरे के साथ। क्लियर है यहाँ पर? आगे चलो, यहाँ भी सेम कंडीशन, x की मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन के साथ जाएगी या नहीं जाएगी? तो x प्लस 3 के साथ गई। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई जाएगी x प्लस 3 के साथ। क्लियर है? देखो सेम कंडीशन अप्लाई की ना दोनों तरफ हमने। मल्टीप्लाई होती ही ऐसे है, आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है? x की x में इंटू करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। x की 1 में करेंगे कितना आएगा? x। 2 की x में करेंगे कितना आएगा? माइनस के 2x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 की 1 में करेंगे कितना आएगा? 2। आगे बढ़ो, x की x में इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 3 में करोगे कितना आएगा? 3x। 1 की x में करोगे कितना आएगा? 1x, प्लस माइनस माइनस के 3। आप देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x बचा, माइनस में कितना हमारे पास? 2। यहाँ पे कितना? x की पावर 3, 3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 2x। कितना बचेगा? माइनस के 2x। और माइनस में कितना है हमारे पास में? 3। माइनस में कितना हमारे पास में? 3। यहाँ पे घात बेटा 2 है। कितनी घात है? 2।
माइनस में है 3। मैंने आपको बताया जो भी आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा उसे कहाँ फेंकना है, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में फेंकेंगे तो साइन बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 2 माइनस का है, इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 3 माइनस का है, इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ क्या बचेगा, 0। आप देखो ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। एक्स स्क्वायर को ले मारा, ये प्लस का है, ये माइनस का है। हमारे पास बचा क्या, माइनस के 2 माइनस के 1, तो क्या बचा, माइनस के 3x। और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 1। अब बताओ क्या यो एक द्विघात है, क्या यो एक द्विघात है, कमेंट में बताओ जल्दी, द्विघात है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पावर x की 2 पावर नहीं है। होना क्या था, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए थी, 2। तो लिख दो यह द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। आप समझ गए होंगे काफी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को भी ऐसे ही करना है, फोर्थ पार्ट को भी सेम ऐसे ही करना है, फोर्थ पार्ट को भी सेम ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस के 3 तो x प्लस के 1 बराबर है x प्लस 5 के, इसके x प्लस 5 के बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम x की इंटू कर लेंगे, x की इंटू कर लेंगे इसके साथ 2x प्लस 1 के साथ, फिर 3 की इंटू करेंगे 2x प्लस 1 के साथ, उसके बाद x के अंदर इंटू भेज देते हैं, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की 5 में करेंगे तो 5x। यहाँ पे देखो इसकी इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और x की 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, x। 3 दूनी 6x और 3 एकम 3 बराबर में कितना, x स्क्वायर प्लस के 5x। क्लियर है। राइट हैंड साइड वाले को किधर लेके आना, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो पहले इधर की कैलकुलेशन देख लो, ये आया 2x स्क्वायर माइनस 6x में से 1x चला जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, कितने बचेंगे, 5, क्योंकि माइनस के 6x है प्लस का 1x है, और माइनस में ऑलरेडी कितना है हमारे पास, x। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे माइनस में होगा, 5 को इधर लेके आएंगे तो भी माइनस में होगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। बराबर में क्या बचेगा, 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा, हमारे पास कितना x स्क्वायर बचेगा, 1x स्क्वायर। अब देखो आगे, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, बचा कौन, x वाला। यहाँ पे कितने x है, माइनस के 5x है, यहाँ पे कितने x है, माइनस के 5x है, माइनस के 5x माइनस के 5x टोटल कितने हो जाएंगे, 10x। और यहाँ पे कितना हमारे पास, माइनस के 3 बराबर में क्या बचेगा, 0। बताओ यो एक द्विघात है या नहीं है, ये एक द्विघात है या नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि x के ऊपर कितनी पावर है, हाईएस्ट 2 है, तो यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बात आ रही है क्लियर समझ में। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में क्या कहा इसने, ध्यान से देखेंगे, बेटा पार्ट 5 कहता है इसका कि 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 इक्वल है x प्लस के 5 और x माइनस 1, और हमें बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 2x की मल्टीप्लाई किसके साथ कर लेंगे, x माइनस 3 के साथ, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x माइनस 3 के साथ, इस x की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करेंगे, x माइनस 1 के साथ, और फिर 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x माइनस 1 के साथ। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल लेते हैं इनके, 2x की गुना x के साथ करेंगे कितना बनेगा, 2x स्क्वायर बनेगा, और 2 की गुना 3 के साथ करेंगे कितना बनेगा, 2 तिया 6, माइनस 1 की x के साथ करेंगे तो 1x, और 1 की 3 के साथ करेंगे प्लस के 3। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस की भी तो लड़ाई होनी है, तो माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, प्लस। आगे देखेंगे यहाँ पे कितना है x,
x की x में इंटू हुई तो कितना बना हमारे पास एक्स स्क्वायर, और x की 1 के साथ इंटू हुई तो कितना बना माइनस के x, और 5 की x के साथ इंटू हुई तो 5x, और 5 की 1 के साथ इंटू हुई तो कितना बना 5। अब दोनों तरफ की कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास में 2x स्क्वायर, 5x और 1x कितना हो गया 7x, प्लस में कितना है 3। यहाँ कितना है x स्क्वायर, 5x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 4x, माइनस में कितना है 5। और लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर्स को किधर लेके आना, लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, x इधर आया तो माइनस में आएगा, 4 इधर आया तो भी माइनस में आएगा, और 5 इधर आया तो किस में आएगा प्लस में। बराबर में क्या बचा हमारे पास 0। आप देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, क्या बचा 1x स्क्वायर। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 4 है, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11x माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 कांस्टेंट हो जाएंगे। बराबर में क्या बचा 0। ये द्विघात है या नहीं है, द्विघात है। क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है। आगे चलते हैं इसके छठवें पार्ट पे। इसका छठा पार्ट क्या कहता है, इसका छठा पार्ट क्या कहता है, छठा पार्ट कहता है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस के 1 बराबर होगा x माइनस 2 की पावर 2 के। x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 बराबर होगा x माइनस 2 की पावर 2 के। तो देखो बेटा यहाँ पे तो एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये वाला। क्या लगाएंगे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। a कितना है x और b कितना है 2। क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ तक। आगे चलते हैं, इधर क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 1, ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, यानी कि पूरा खोल खोल के दे रखा है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 3x प्लस के 1, इधर क्या बना x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 की गुना 2 में करेंगे 2 दूनी 4x, कितना बना 2 दूनी 4x। अब इधर वाले को सबको कहाँ लेके आएंगे, इस साइड में लेके आएंगे। बेटा इसमें ध्यान दो, क्वेश्चन में यहाँ x की पावर 3 नहीं x की पावर 2 दे रखा है, इस पे ध्यान देंगे। क्या दे रखा है, x की पावर 2। ठीक है बेटा, अब हम इस सारे टर्म को इधर लेके आएंगे, तो x की पावर 2 प्लस के 3x प्लस के 1, इसे यहाँ लाएंगे x स्क्वायर माइनस में होगा, 4 को इधर लेके आएंगे माइनस में होगा, और माइनस के 4x को इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, क्योंकि उधर ये माइनस में है। बराबर में क्या बचेगा हमारे पास 0। आगे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट चुका होगा, 4x और 3x कितने हो जाएंगे 7x। अब कांस्टेंट देख लो, माइनस के 4 है प्लस के 1 है, कितना बचेगा माइनस के 3। क्या ये द्विघात है, जी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 2 हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं हम इसके 7वें पार्ट पर। 7वें पार्ट में वो हमसे क्या कहता है, 7वें पार्ट में इसने हमसे कहा कि x प्लस 2 की पावर 3 बराबर है 2x x स्क्वायर माइनस के 1। x प्लस 2 की पावर 3 बराबर है 2x और x स्क्वायर माइनस 1। हमें बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, ये यहाँ पर घात कितनी है 3, इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम करेंगे x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी। a कितना है x, b कितना है 2, बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x की इंटू एक्स स्क्वायर के साथ होगी, कितना बनेगा 2x की पावर 3 बनेगा, और 2x की इंटू 1 के साथ होगी तो कितना बनेगा माइनस के 2x बनेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर x की पावर कितनी हमारे पास 3 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई। क्लियर बात समझ में आ गई, जिस नंबर की जितनी पावर उस नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चला 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 की 2 में गुना करेंगे कितना बनेगा 3 दूनी 6,
और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना x प्लस के 2 बराबर में कितना है हमारे पास 2x की पावर 3 माइनस के 2x। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होनी है और इसके साथ भी होनी है। कैसे करेंगे? x की पावर 3 प्लस के 8 है, 6 की गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर बनेगा, और 6 की गुना 2 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा? 6 दूनी 12x बनेगा। और यहाँ ऑलरेडी बराबर से इधर जो है इसे इधर ले आओ तो 2x को लाएंगे हम तो ये बन जाएगा 2x की पावर 3 माइनस में, यहाँ माइनस में 2x है, इधर लेके आएंगे तो किस में बन जाएगा? प्लस में 2x। बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा जी। अब देखो कैलकुलेशन, यहाँ है x की पावर 3 माइनस में 2, यहाँ x की पावर 3 1 है तो 2 में से 1 जी तो जाएगी तो माइनस में 1x की पावर 3 बचेगा। अब x स्क्वायर ढूंढो, x स्क्वायर अकेला है यहाँ पर 6x स्क्वायर। उसके बाद देखो x, 2x तो ये रे और 12x ये रे, 12 और 2 कितने हो गए? 14x। अब कांस्टेंट क्या बचा हमारे पास में? 8। तो कांस्टेंट में बचा 8। देख के बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण है? क्या ये एक द्विघात समीकरण है? नहीं है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अगर ये वाली टर्म इसमें ना आती तो ये द्विघात हो जाती इतनी, और चूंकि इसमें क्या आ गया x की पावर 3 तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके 8वें क्वेश्चन पे। 8वां पार्ट है हमारे पास। 8वां पार्ट भी बहुत अच्छा पार्ट दिया गया है। 8वें पार्ट में कहा x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर में दिया हुआ है x माइनस 2 की पावर 3। x माइनस 2 की पावर 3 यानी कि यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो x माइनस 2 की पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। चलो, तो हमें इसे तो छेड़ना ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। तो इधर देखेंगे a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है? होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3। तो b तो नहीं है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। x माइनस 2 की पावर 3 का अप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और फिर आएगा x माइनस के 2। क्लियर है? माइनस वाला फॉर्मूला यही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो x क्यूब 2 क्यूब और दोनों की गुना का 3 गुना आएगा बेटा, यहाँ पे 3 आता है फॉर्मूले में, 3 और x माइनस के 2। फॉर्मूला आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे सोल्व करते हैं। x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 दूनी 6x और यहाँ पे कितना x माइनस के 2। इधर क्या चल रहा हमारे पास में? यहाँ चल रहा है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस के 1। अब इधर देखो बेटा, x की पावर 3 माइनस के 8, 6 की गुना करेंगे कितना बनेगा? 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12x। इधर कितना है? x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। इन सारी टर्म्स को बराबर से इधर लेके आएंगे तो अपने साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो क्या काम करेंगे? x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिया हुआ है, इधर से x की पावर 3 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, 8 इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा प्लस का, 6 इधर लेके आएंगे ये भी किसका हो जाएगा? प्लस का, और 12 को लेके आएंगे ये किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में कितना है? 0। यहाँ ये प्लस माइनस के है, आपस में लड़े तो कट गए क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। फिर स्क्वायर वाले देखो, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस के 4x स्क्वायर है, तो 6 की ताकत ज्यादा है, 4 की ताकत कम है। तो क्या होगा? 6 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास में? 2 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 2x स्क्वायर बच जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितने हैं? माइनस के 12 और यहाँ पे कितने हैं? माइनस के x। तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 13x। अब देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट 8 कांस्टेंट यहाँ है, 1 कांस्टेंट यहाँ है, तो 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा? 9। बराबर में क्या है? 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो हम आसानी से कहेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमें क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम बड़े अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास,
इसने दिया है, इसे नेक्स्ट पेज पर लेके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इसने हमें दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को बताना है। तो हम कैसे बताएंगे कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, देखेंगे ध्यान से। मान लेते हैं, माना जो आयताकार भूखंड है हमारे पास, माना जो आयताकार भूखंड है हमारे पास, माना आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x है। अब जब उसकी चौड़ाई x है, उसने कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो हो गई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहा? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर कहा क्षेत्र की लंबाई जो है, जो क्षेत्र की लंबाई है वो उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई कितनी ली हमने इसकी? x। तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है कौन? इसकी लंबाई। तो लंबाई बन जाएगी 2x प्लस के 1। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 है। हम जानते हैं जो आयत होता है हमारा, उसके यदि एरिया की बात करें तो आयत के अंदर एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। तो दोनों की क्या हो जाती है? इनटू। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो बेटा ध्यान से, इक्वल किसके दिया है? 528 मीटर स्क्वायर के। लंबाई कितनी है हमारे पास में? 2x प्लस के 1। और चौड़ाई कितनी है हमारे पास में? x। बराबर में कितना है हमारे पास? 528 मीटर स्क्वायर। x के अंदर इंटू करेंगे, इंटू करने पे हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस के x। क्योंकि 2x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, एक पावर इसकी एक पावर इसकी मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। x की इंटू 1 में होगी तो x आएगा बराबर में 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। 528 को बराबर से इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा हमारा माइनस में। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 528 बराबर के 0। तो हमसे यदि वो द्विघात समीकरण बनवा रहा था तो यही छोड़ देना था। और यदि हमसे वो कहेगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए, तो अब हमें इसे आगे भी सोल्व करना है। तो अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे? 2 की गुना 528 में करेंगे। 2 की गुना 528 में करेंगे तो ये बनेगा 528 गुना 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। 1056 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये 2 से जाएगा हमारा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा ये 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12। फिर जाएगा ये 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और फिर जाएगा ये 11 से, 11 एकम 11। तो फैक्टर बने 11 तिया 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो फैक्टर बने 32 और 33। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 x माइनस 528 बराबर के 0।
x की इंटू करेंगे तो ये मिलेगा 2x² प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस 528 बराबर के 0। यहां से हमारे पास में x कॉमन आएगा तो ये मिलेगा 2x प्लस के 33। यहां से हम देख पा रहे हैं हमारे पास में 2 कॉमन आएगा, 16 कॉमन आएगा। 16 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 16 दूनी 32 और 16 ती 48, 16 ती 48 बराबर में कितना आया 0। अब देख पा रहे हैं हम दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास में 2x प्लस के 33, तो हमारे पास बचेगा यहाँ x माइनस के 16 बराबर के 0। इसे हम यदि रख लेंगे, यदि x माइनस के 16 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा 16 होगा और x 16 है तो भूखंड की चौड़ाई है। अगर चौड़ाई हमारी 16 आती है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2 गुना 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी कि 33। तो भूखंड की जो लंबाई है वो हो जाएगी 33 मीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो हो जाएगी 16 मीटर। यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। इसका जो हमें सेकंड पार्ट दिया गया था बच्चों, सेकंड पार्ट में इसने कहा है हमसे 2 क्रमागत धन पूर्णांक दिए हुए हैं इसने, 2 क्रमागत धन पूर्णांक। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से, दोनों क्वेश्चनों को एक साथ ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल जो है हमारे पास 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांकों को कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमें पता है वो बात कर रहा है ऐसे 2 धन पूर्णांक जो क्रम से आते हो, और हम जानते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। लेकिन क्वेश्चन में कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमें ऋणात्मक से कोई लेना देना नहीं है, हमें कौन से लेने हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक। और कैसे होने चाहिए, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले। तो आप नोटिस कर रहे होंगे ये नंबर जो है हर एक नंबर अपने आप से नेक्स्ट वाला नंबर 1 ज्यादा है। अगर ये 1 है तो फिर 1 प्लस होके 2 बना, 2 में फिर 1 प्लस होके 3 बना, 3 में फिर 1 प्लस होके 4 बना, 4 में फिर 1 प्लस होके 5 बना। यदि हम ये मान लें जो क्रम से आने वाला पहला पूर्णांक है वो x है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यदि हम ये मान लें जो पहला पूर्णांक है हमारा x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रम से आने वाले में हो क्या रहा, अगला नंबर 1 ज्यादा है, अगला नंबर क्या है 1 ज्यादा। अब जब अगला नंबर 1 ज्यादा है, अगर हमारा एक पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यदि इन दोनों की गुना कर दी जाए तो कितना प्राप्त होता है, 306। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है यदि x की गुना x + 1 के साथ कर दी जाए तो हमें प्राप्त होता है 306। कितना प्राप्त होता है, 306 प्राप्त होता है। आगे कैलकुलेशन करते हैं, x की x में इंटू करेंगे x² और x की 1 में इंटू करेंगे तो x बराबर में कितना है 306। 306 को बराबर से इधर लेके आएंगे, ये होगा माइनस में, तो x² + x माइनस 306 बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। आगे हम देखेंगे 306 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके 1 प्राप्त होता हो। तो 306 के हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा 2 × 2 बचा 1, 1 इधर गया तो 10 होगी, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब ये जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 × 3, फिर 3 से जाएगा 3 × 3, 3 सत्ते 21। अब जाएगा ये 17 से, 17 × 17, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 17, तो इसके फैक्टर बने हमारे पास 18 और 17। x² + 18 - 17 x - 306 बराबर में क्या आया, 0।
यहां से बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। 306 के हमें ऐसे फैक्टर करने थे जिनको माइनस करके 1 प्राप्त होता हो, मतलब ऐसे दो गुणनखंड जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 306 प्राप्त हो और यदि उन दोनों को माइनस करें तो 1 प्राप्त हो। तो ऐसे क्या बने हमारे पास 18 और 17। x की गुना करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस में कितना है 306 बराबर में कितना है 0। यहां से हमारे पास x कॉमन आ जाता है तो x प्लस 18 बचेगा और यहां से कितना कॉमन आ गया हमारे पास 17, तो ये बना x प्लस के 18 बराबर में कितना है 0। तो हम देखेंगे दोनों में से कॉमन मिला हमें x प्लस के 18 और हमारे पास बचा x माइनस के 17 बराबर में क्या है 0। आपको यहां पर जो यदि रखना है वो माइनस वाले फैक्टर को रखना है, प्लस वाले को नहीं रखना। तो हम क्या काम करेंगे, यदि रख देंगे x माइनस 17 बराबर 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 17। तो यदि हमारा पहला पूर्णांक x था और x की वैल्यू 17 है तो दूसरा जो पूर्णांक होगा, दूसरा पूर्णांक जो होगा वो क्या है x प्लस के 1 यानी कि 17 प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा 18। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है बड़े ध्यान से समझेंगे। थर्ड पार्ट में इसने कहा हमसे कि यदि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। अगर रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो हम क्या काम करते हैं, हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी, तो इसी को मान लेते हैं, माना रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु है, जो मौजूदा आयु है आज की, वो x है। अब अगर रोहन की आज वर्तमान आयु x है, उसकी माताश्री कितनी बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की आयु x है तो उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अगर रोहन की आयु आज x वर्ष है तो रोहन की माता की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु होगी x प्लस 26। तो यहां लिख देंगे रोहन की मां की आयु, मां की आयु यह है वर्तमान आयु। तो कितनी हो गई इसकी, रोहन की मां की वर्तमान आयु x प्लस 26। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है आज से 3 वर्ष पश्चात। अब यदि देखा जाए अगर आज उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x प्लस 3 होगी। और अगर उसकी माता की आज आयु x प्लस 26 है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, प्लस 26 होगी। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का जो गुणनफल है वो है बेटा 360। कितना है, 360। अब क्या काम करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस 3, x प्लस 26 और 3 कितना हो गया 29 बराबर में कितना है 360। इसकी गुना करेंगे, x की x में करेंगे x स्क्वायर आएगा, x की 29 में करेंगे तो 29x प्लस 3 की x में करेंगे तो 3x और 3 की 29 में करेंगे तो 3 निम 27 बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 87 बराबर में कितना है 360। आगे कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो हम देख पा रहे हैं 29 और 3 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हुआ 32x प्लस में कितना है 87 और 360 बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आगे पढ़ते हैं, यहां पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब यदि हम 360 में से माइनस करेंगे 87 को, क्योंकि 360 माइनस के ज्यादा है तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, और 10 में से 7 गए कितने बचेंगे 3, यहां पर बचे 5, एक इधर लेंगे हो जाएंगे 15, 15 में 60 गए तो 7 और यहां पे कितने बचे 2 बराबर में कितना आया 0। तो 273 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको माइनस करके 32 आता हो। तो 273 के फैक्टर करेंगे हम, तो 3 से जाएगा ये 3 निम 27, 3 ही कम 3, फिर ये चला जाएगा
7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और फिर चला जाएगा ये 13 से, 13 एकम 13। तो हम देख पा रहे हैं यदि 7 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 21 आएगा, और 21 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 32 तो नहीं मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 13 × 39, 13 × 39 और 39 में से 7 जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। तो हमारा फाइनली फैक्टर जो बनकर तैयार होंगे वो होंगे 13 × 39 माइनस 7, यानी कि 39 की और 7 की गुना करेंगे तो हमें 273 मिलेगा, और 39 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब आगे कैलकुलेट करते हैं हम इसे, तो ये मिला x² प्लस 39 माइनस 7 x माइनस 273 बराबर में कितना है? 0। x की इंटू करेंगे तो ये प्राप्त होगा x² प्लस 39x माइनस के 7x माइनस में कितना है? 273 बराबर में कितना है हमारे पास में? 0। तो यहां से आप देखो हमारे पास जो कॉमन बनेगा वो क्या बनेगा? x। x जब हमारा कॉमन आया, यहाँ पे x की पावर कितनी थी? 2 थी, एक x हमारे पास बाहर आ गया तो हमारे पास बचा x, और 39 के साथ में एक ही x था वो बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा 39। अब यहां से देखेंगे, यहां से कॉमन आएगा हमारे पास 7 माइनस के, और जब 7 माइनस के कॉमन आया तो ये वाला नंबर हो जाएगा प्लस का, तो यहां बनेगा x प्लस के 39 बराबर में कितना है? 0। दोनों में से कॉमन आया हमारे पास x प्लस 39, तो क्या बचा? x माइनस के 7 बराबर में क्या है? 0। मैं आपको बताया जो यहाँ पे पॉजिटिव वाला हमारा फैक्टर होगा उसे यदि में नहीं रखना है, निगेटिव वाले को रखेंगे। तो यहां से क्या प्राप्त होगा? यदि x माइनस 7 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 7 आ जाएगी। और x क्या था हमारे पास में? x की रोहन की आयु, तो हम कह सकते हैं रोहन की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। आप क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में इसने हमसे कहा है, फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, देखो ध्यान से, समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय कर रही है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कम करती होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अब जो उसकी पहले हमारे पास में चाल चल रही थी वो सामान्य चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले गाड़ी चल रही है और दूरी करनी है उसे 480 किलोमीटर तैयार, तो समय कितना लगेगा? 480 बटे x, क्योंकि समय बराबर होता है चाल बटे दूरी। अब चाल कितनी है? वो दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है हमारे पास में? 480, और चाल कितनी है हमारे पास में? x, क्योंकि हमें समय के फॉर्मूले का पता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब पहले हमारे पास में चाल कितनी है? x, और दूरी कितनी है? 480। तो हमें पता चल गया कि वो कितने समय में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती अपनी सामान्य चाल से। तो अपनी सामान्य चाल से वो इतने समय में, यानी कि 480 बटे x समय में उस दूरी को कवर कर लेती। आगे पढ़ो, उसने कहा यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, पहले x थी 8 कम कर दी, तो अब उसकी चाल हो गई x माइनस के 8। अब दूरी तो सेम रही, दूरी कितनी है हमारे पास में? 480। अब यदि यहां से हम समय देखें कि अब उसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल अब कितनी है? x माइनस के 8। तो अब उसे समय लगेगा 480 बटे x माइनस 8। फिर उसने कहा कि अब जो है दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, 3 घंटे अधिक समय कहां लगेगा? जहां चाल कम होगी। तो चाल कम कहां है? दूसरी वाली स्थिति में, यानी कि यहां 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है पहले वाले समय के अनुसार। तो क्या हुआ कि इन दोनों का जो अंतर बना वो कितना बना? 3 का बना, 3 हावर्स का, यानी कि 3 घंटे का।
पहली वाली 3 घंटे पहले पहुंच रही है और दूसरी वाली 3 घंटे बाद पहुंच रही है, यानी कि इस चाल से 3 घंटे लेट पहुंचेगी और इस चाल से अपने सही समय पे पहुंच जाएगी। तो उसने कहा कि हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो अब इसकी थ्योरी बना लेते हैं। हमने माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है, तो माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि प्रति घंटा, और दूरी कितनी है हमारे पास में जो हमें तय करनी है वो है 480 किलोमीटर। तो इस दूरी को इस चाल से तय करने में जो हमें समय लगेगा उसे मान लेते हैं t1, वो लगेगा दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमारे पास में दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x, तो समय लगेगा 480 बटे x, ठीक है, घंटे। तो पहले वाली चाल के अकॉर्डिंग 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जो है वो है हमारे पास में 480 बटे x। उसके बाद वो क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, अब अगर कम हो जाएगी तो नई चाल क्या बनेगी, नई चाल क्या बनेगी, नई चाल बनेगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो हमारी सेम रहेगी, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। अब यहां से हम समय देखते हैं, हमें समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमारे पास में दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी ली उसने x माइनस के 8, तो दूसरा समय लगा हमें 480 बटे x माइनस 8 घंटे। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि पहले वाले समय के अकॉर्डिंग दूसरी वाला चाल से अगर हम देखें तो दूसरी चाल में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी कि यहां उसे 3 घंटे ज्यादा का समय लग रहा है। अगर 3 घंटे ज्यादा का समय लग रहा है तो दोनों के समय का अंतर कितना बना, 3 घंटे, और 3 घंटे बना तो इसी चीज को हम प्रश्नानुसार बनाकर क्वेश्चन बना लेंगे। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बना कि दोनों के समय का जो अंतर बना वो बना 3 घंटे, और दोनों में ज्यादा समय कहां लगा, दूसरी वाली चाल पे, जहां चाल कम वहां समय ज्यादा। तो 480 बटे x माइनस 3 में से माइनस कर देंगे 480 बटे x, और बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। आगे देखेंगे हम बड़े ध्यान से, इसका हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे 480, तो ये मिलेगा 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर में कितना है 3, 3 से इसे काटेंगे, 3 कम 3, 3 छिंग 18, 160 बार कट जाएगा। और यहां पे हम एलशियम लेंगे x माइनस के 8 x की इंटू करेंगे x माइनस x माइनस माइनस प्लस के 8 बराबर में हमारे पास 1 है, यहां 160 इंटू में रखा है, इसे कहां भेज देंगे, इसके बटे में, तो ये बन जाएगा 1 बटा 160। अब देखेंगे x से x हमारा कट गया, तो ऊपर तो हमारे पास बचा 8, नीचे x की इंटू करेंगे तो x की x में करेंगे x स्क्वायर, x के 8 में करेंगे तो 8x, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में कितना है हमारे पास 160। जब हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है तो वहां पर हम करते हैं कैंची गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस x स्क्वायर माइनस 8x की 1 के साथ करेंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 160 की गुना 8 में करेंगे तो 8 0 0, 8 छिंग 48, 48 को 8 का हमारे पास बचेंगे 4, 8 ही कम 8 और 4 12, 1280 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 1280 बराबर में क्या बचेगा 0। अब हमें क्या काम करना है, जो हमारी इक्वेशन आई है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इसके फैक्टर करेंगे 1280 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 1280 प्राप्त हो, और यदि हम उन्हें डिफरेंट करें, उनका अंतर देखें तो वो कितना आना चाहिए 108 आना चाहिए। तो इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास में दिया गया है एक नंबर 1, उसके बाद में x का जो कोएफिशिएंट दिया गया है वो दिया गया है माइनस के 8,
और फैक्टर भी हमें कैसे करने हैं 1280 के, ऐसे करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 1280 आ जाए और यदि हम उनका डिफरेंट करें तो वो हमें मिल जाए 8। तो कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझेंगे इस बात को। 1280 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 0, 2 अट्ठे 16 0, 2 चौक 8 0, 2 से जाएगा 20 बार, फिर 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार और 5 एकम 5। तो हमें फैक्टर तो इसके मिल गए हैं। अब हम देख लेते हैं इनका डिफरेंट। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे फैक्टर बने 40 और 32 जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें 1280 प्राप्त होगा और डिफरेंट निकालेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 हमारे पास में देखा समीकरण सोल्व करके आई थी। तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पे जो 1280 दिया हुआ है 8 को ऐसे लिखेंगे 40 माइनस के 32x माइनस 1280 बराबर में कितना आया हमारे पास 0। x की इंटू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x माइनस माइनस प्लस के 32x माइनस 1280 बराबर में कितना है 0। यहां से हम x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने पे हमें क्या मिला, x माइनस के 40। यहां से हम 32 कॉमन ले लेंगे, 32 कॉमन लेने पे x माइनस 40 प्राप्त होगा, बराबर में क्या मिला 0। हम देख रहे हैं दोनों में से हमें कॉमन मिल जाएगा x माइनस के 40, तो क्या बचेगा x प्लस के 32, क्या बचेगा x प्लस के 32 बराबर में कितना हमारे पास 0 है। अब हम यदि कौन सा रखेंगे, यदि रखेंगे जो हमारी नेगेटिव वाला फैक्टर होगा। तो यदि कर देंगे हम यहां से x माइनस 40 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 40 होगी। और x क्या थी हमारी, रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी मिल गई हमें 40। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैं उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा पूरा पढ़ाया हुआ चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आई है तो अपने भाई बंधुओं को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।